स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी ब्लूप्रिंट इस परिवार में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 6 का वन शॉट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले वाले सवाल की ओर और पहले सवाल से हम एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उड़ाते चलेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है। मतलब वो कौन से संसाधन है जिन्हें हम कम से कम रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है कोयला, पेट्रोलियम, सी में है वन, डी में है उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो संसाधन है इन्हें हमें कम से कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आने वाले पीढ़ी भी इसका उपयोग ले सके। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व में 70% भाग पर क्या पाया जाता है बच्चों, जल पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है बच्चों, सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। और टेहरी बांध जो बच्चों है वो है गंगा नदी पर बना हुआ। और टेहरी बांध किस राज्य में बना हुआ है, तो टेहरी बांध बना हुआ है उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। गंगा नदी की लंबाई है, तो गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो इसका आंसर आप खुद बताइएगा कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। अभी मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो केचुआ उभयलिंगी जंतु है, हमारे हिसाब से कृमि भी उभयलिंगी जंतु है, हाइड्रा भी उभयलिंगी जंतु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप इसको देख लें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो दिया था बच्चों डार्विन ने। किसने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन सा है। मतलब प्राकृतिक में पाया जाने वाला वैसा संसाधन जिसमें जीव नहीं है। तो वन में तो जीव होते हैं, कोयला में भी जीव होते हैं, क्योंकि कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन से बनते हैं। तो ये जीव के ही अवशेष होते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये भी जीव के अवशेष हैं। वन में भी जीव होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जल, ठीक। जल एक अजैविक संसाधन है, ठीक। 200 मीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो जो 200 मीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं नम क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नम क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर जो बारिश के पानी का जो संचयन किया जाता है उससे हम किस व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है बच्चों कुल्ला। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कुल्ला। अच्छा, सुरंगम कहाँ की है, तो सुरंगम होती है केरल की। सुरंगम होती है केरल की। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है उसको बूंदी। क्या बोला जाता है बच्चों, बूंदी बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 11। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। सवाल नंबर 11 क्या है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के जो बच्चों नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे बच्चों, सुंदरलाल बहुगुणा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है। तो जो जैव निम्नीकरणीय किसे बोलते हैं, वैसे पदार्थ जो अपघटित हो जाते हैं, यानी कि गल वगैरह गल उल के खत्म हो जाते हैं। तो मलमूत्र, वहित मल, पेड़ पौधे के मृत शरीर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाए। क्या है कि जो, क्योंकि ये जो सारे ऑप्शन है ये सभी के सभी गल उल के क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मलमूत्र हो गया, वहित मल हो गया, पेड़ पौधे के मृत शरीर हो गया, ये सभी जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है। अगला सवाल, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है। तो जैव अनिम्नीकरणीय यानी कि जो गलते उलते नहीं है, पृथ्वी पर फेंक दिया जाए या कहीं पर भी छोड़ दिया जाए तो वो वैसे कि वैसे ही रहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ। ये सब जो पदार्थ है ये अपघटित नहीं होते। तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी पदार्थ जो है ये कैसे पदार्थ है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस बच्चों मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और यहाँ गलती से 23 हो गया है, तो इसको आप थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में आंत में पाया जाता है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा कि कोलीफॉर्म कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में आंत में पाया जाता है। और कोलीफॉर्म के मतलब होता है बच्चों जीवाणु। कोलीफॉर्म का मतलब होता है जीवाणु या सूक्ष्म जीव की संख्या। और कोलीफॉर्म पानी की शुद्धता को मापने का एक मापदंड है। कोलीफॉर्म जो है वो पानी की शुद्धता को मापने का मापदंड है। जब कुंभ के महीने में लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा में कोलीफॉर्म की संख्या बढ़ जाती है और बढ़ के 500 से अधिक हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की? तो भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना प्रारंभ की थी 1970 में। 1970 में भारत सरकार ने बहुत सारी योजना प्रारंभ की थी। एक तो आपकी होगी बांध, दूसरी हो गई बाघ संरक्षण योजना, तीसरी होगी वन संरक्षण योजना, और चौथी चिपको आंदोलन भी आपकी 1970 में ही हुई थी। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऐसा कौन सा संसाधन है जो प्राकृतिक द्वारा नहीं दिया गया है? वायु प्राकृतिक देता है, मृदा प्राकृतिक की देन है, जल प्राकृतिक की देन है। राइट आंसर हो जाएगा डी, डी प्राकृतिक की देन नहीं है, जीवधारी। चलिए, यूरो 2 का संबंध है। जब भी आपसे पूछे यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 या फिर BS1, BS2, BS3, BS4, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या फिर स्टेज 4, सभी का एक ही संबंध है बच्चों, वायु प्रदूषण से। अगर आपसे पूछ दे कि यूरो 2 का संबंध किस देश से है, तो यूरो 2 का संबंध है बच्चा यूरोप देश से। किसका? यूरोप से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन है बच्चों? कुआं। क्योंकि कुआं जो है वो भूमि के अंदर का जल होता है। नदी तो वो तो भूमि के बाहर जल होता है, तालाब भी भूमि के बाहर, समुद्र भी भूमि के बाहर, लेकिन कुआं जो है भूमि का अंदर का जल होता है, इसलिए कुएं के जल को हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु कौन है बच्चों? केचुआ उभयलिंगी जंतु है। और इससे पहले जो सवाल आया था उसमें पूछा था निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है, तो उस वाले सवाल का राइट आंसर आपको हमने क्या बताया था? मछली बनाया था। मछली उभयलिंगी जंतु नहीं है, शेर भी नहीं है, बकरी भी नहीं, लेकिन जो केचुआ है वो एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी यानी कि दोनों लिंग इसी के अंदर होते हैं, केचुए के अंदर। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21, कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म क्या होता है बच्चों? तो कोलीफॉर्म आपको हमने शुरू में ही बताया था, कोलीफॉर्म जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं या फिर सूक्ष्म जीव की संख्या होती है, उसी को बोलते हैं कोलीफॉर्म। स्वच्छ जल का पीएच मान होता है, तो स्वच्छ जल का पीएच मान होता है बबुआ 7। कितना होता है बबुआ? 7। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो गंगा कार्य योजना प्रारंभ हुई थी 1985 में। और एक और बात, गंगा कार्य योजना में कितना धनराशि की सहायता मिली थी? तो गंगा कार्य योजना में 300 करोड़ धनराशि की सहायता मिली थी। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन बबुआ प्रारंभ हुआ था 1970 में। ठीक। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? तो सरदार सरोवर बांध जो बच्चों है वो नर्मदा नदी पर निर्मित हुआ। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। और गंगा नदी पर कौन सा बांध है? गंगा नदी पर कौन सा बांध है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। हाँ, साल वृक्षों के वन का लगभग, साल वृक्ष, साल एक प्रकार का वृक्ष है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरीके से निम्नकृत होने से बचाया गया। ये कहाँ की कहानी है? तो ये कहानी है बच्चा मिदनापुर में। कहाँ कहाँ हुई थी ये घटना? मिदनापुर में। कहाँ हुई थी? मिदनापुर में। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। हाँ, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वनों के संरक्षण के लिए, मतलब संरक्षण का मतलब बच्चों क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को बचाना, यानी कि वनों को बचाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? मतलब कौन सी प्रक्रिया जिन्हें रोकने की आवश्यकता है? तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, इसको रोकिएगा तो वन बचेगा। अतिचारण मतलब बहुत सारे जो पशु होते हैं वो घास वगैरह चरते हैं, पेड़ पौधे को चर जाते हैं, तो अतिचारण को रोकने से भी वनों की बचत होगी।
अच्छा, खनन, खनन यानी कि जो लोग कोयला वगैरह ये सब खनते हैं, खनिज वगैरह निकालते हैं, तो इससे भी वन बचे रहेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? अपघटित हो जाते हैं। तो जो अपघटित होते हैं उसे बोलते हैं निम्नीकरणीय। क्या बोलते हैं? निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय। और जो अपघटित नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं हम जैव अनिम्नीकरणीय। उन्हें क्या बोलते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय। जो अपघटित होगा उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वो तीन प्रकार के आर कौन से होते हैं? तो वो तीन प्रकार के आर होते हैं, पहला रिड्यूस, दूसरा रिसाइकल और तीसरा होता है रीयूज। यानी कि रिड्यूस मतलब जो भी सामान है जिनसे प्रदूषण वगैरह फैलता है उनको कम यूज करना। रिड्यूस मतलब होता है कम। रिसाइकल उनका पुनः चक्रण करना, और रीयूज उन्हें पुनः उपयोग में लाना। पर्यावरण के लिए तीन आर यही है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं? तो जो जैव विविधता के विशेष स्थल है उसे हम बच्चों वन कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वन ऑप्शन में नहीं है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बबुआ? जंगल। क्या हो जाएगा? जंगल। अगर वन होता तो हम वन का देते। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो जैव विविधता का क्षेत्र है वो है ब्राजील का अमेजन जंगल, क्योंकि वहां विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? अमृता देवी जो बिश्नोई है उनका संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से था? उनका संबंध है खेजरी वृक्ष के संरक्षण से। किस वृक्ष के संरक्षण से? खेजरी वृक्ष के संरक्षण से। ये कहाँ की घटना? ये अमृता देवी कहाँ की रहने वाली है? तो ये राजस्थान की रहने वाली है। और ये जो घटना हुई थी ये भी राजस्थान में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या टिक कर कहेंगे? बांध को टिक करके आएंगे। लेकिन बांध जो है बच्चों वो आपका गलत आंसर है। बांध क्या है? गलत आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेक डैम। क्या होगा बच्चों? चेक डैम। इस सवाल को जरूर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा चेक डैम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोयला तथा पेट्रोलियम, क्या बोल रहा है? कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है। कैसे ईंधन है? परंपरागत ईंधन। परंपरागत ईंधन वो होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, मतलब पुराने समय से चले आ रहे हैं। हाँ, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं? कोयला पेट्रोलियम कैसे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए है केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा। ऑप्शन बी केवल वनस्पतियों के मृत शरीर द्वारा। ऑप्शन सी सागर प्राणियों के मृत शरीर द्वारा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। और जीवाश्म ईंधन बच्चों बोलते हैं प्राणी के मृत शरीर से, वनस्पति के मृत शरीर से, और जो सागरीय प्राणी है उनके मृत शरीर से जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है जिनसे कोयला और पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर अब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो प्राकृतिक संसाधन आपका मृदा, जल, वन, ये सभी। तो ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना है। तो चिपको आंदोलन को में किसे संरक्षित किया जाता है? तो चिपको आंदोलन में बच्चों वृक्षों को संरक्षित किया जाता है। ये जो घटना हुई थी ये उत्तराखंड में हुई थी जहां वृक्षों को काटने के लिए बहुत से ठेकेदार आए थे। तो महिलाएं क्या करती थी? वृक्षों से चिपक जाती थी, तो उनका नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन की घटना हुई थी बच्चों 1970 में। 1900 कितना में? 1970 में। कब हुई थी? 1970 में चिपको आंदोलन की घटना हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टेहरी बांध बबुआ आपको एक बार पहले भी बताया था, उत्तराखंड में। सवाल रिपीट हो गई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो देखिए बायोगैस उसे बोलते हैं मतलब जीवों के शरीर से जो प्राप्त होता है। तो लकड़ी पेड़ पौधे के शरीर से प्राप्त होता है, गोबर गैस गाय भैंस के शरीर से प्राप्त होता है, कोयला मृत जंतु और मृत पेड़ पौधों के शरीर से प्राप्त होता है। लेकिन जो आपका नाभिकीय ऊर्जा है ये परमाणु की जब क्रिया होती है, जब परमाणु टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं तो उस समय जो ऊर्जा निकलती है उसे हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो ये बायोगैस का उदाहरण नहीं है। बाकी लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सभी बायोगैस ईंधन के स्रोत हैं। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, ये तो जीवाश्म ईंधन से संबंधित नहीं है। चंद्रमा, ये भी नहीं है। सूर्य, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था कोयला और पेट्रोलियम। अगर कोयला और पेट्रोलियम होता तो वो जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा के स्रोत हो जाते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले सवाल। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन में तो पानी आराम से गर्म हो जाएगी, गर्मी के दिनों में आराम से गर्म हो जाएगी, पवनों के दिनों में आराम से गर्म हो जाएगी, लेकिन बादलों वाले दिनों में वो सौर जल उष्मक पानी को अच्छे से गर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल की ओर। तो बबुआ 41 नंबर सवाल है, वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का एक उदाहरण है मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। तो वन संपदा का उदाहरण क्या है बबुआ? लकड़ी। वन संपदा का उदाहरण क्या है? लकड़ी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वन संपदा मतलब वन पे आधारित जो उद्योग हैं वो कौन से हैं? तो लकड़ी उद्योग वन संपदा पर उदाहरण है। एल्युमिनियम, तांबा, मिट्टी, ये सब कोई उद्योग नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? पारंपरिक यानी कि बच्चा जो पुराने समय से जो चला आ रहा है। तो पुराने समय से सौर ऊर्जा नहीं आ रही है, पुराने समय से पवन ऊर्जा भी नहीं। सौर ऊर्जा क्या इधर आसपास 30 साल या 40 साल की बात है, पवन ऊर्जा भी ये आसपास पहले की इधर की बात है, बायोगैस भी आसपास साल की बात है। तो कोयला जो है ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था हमने कि कोयला और पेट्रोलियम एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, सवाल करके था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सीएफसी का पूरा नाम है, तो सीएफसी का पूरा नाम है बचुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में लिखा है क्लोरो फ्लोरीन कार्बन, और इसको टिक करके आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी में लिखा है क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1970 में, पेड़ से चिपकने वाली आंदोलन। ठीक है, विश्व में संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? तो 90% जो जल है वो कहाँ पाया जाता है? समुद्रों में। नहीं, 90% नहीं, सॉरी, 97% जो जल है वो समुद्रों में पाया जाता है। बाकी का जो 3% जल है वही पीने योग्य है, बाकी के 97% जल समुद्रों में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत मतलब जो नई नई ऊर्जा है। तो नई नई ऊर्जा कौन सी है? नई नई ऊर्जा है पवन ऊर्जा, ये आजकल की ऊर्जा है। परंपरागत का मतलब होता है पुराना, तो पुराने समय से कोयला का इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल भी पुराने बहुत पहले समय से है, डीजल भी बहुत पहले समय से है। तो पवन ऊर्जा जो है ये लेटेस्ट ऊर्जा है, तो इसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सभी के सभी गैर परंपरागत ऊर्जा है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ऐसा कौन सा चीज है जो प्राकृतिक के द्वारा नहीं? वायु, जल, मृदा, सब प्राकृतिक की देन है, जीवधारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? खेजरी, रेनी, रनी, पौना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेनी गांव में। ठीक है, बढ़ते हैं ऑप्शन 49 नंबर सवाल की ओर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बच्चा? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस है बबुआ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई कौन थी? तो जो खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन की थी वही थी बबुआ अमृता देवी बिश्नोई। और वो किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है? तो जैव संरक्षण। किस क्षेत्र में? जैव संरक्षण के क्षेत्र में। बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल की ओर, और चैप्टर के हम लास्ट 12 से 13 सवाल करने वाले हैं, और चैप्टर हो जाएगा आपका बच्चा पूरा खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल की ओर। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। तो वायु में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। कितना पाया जाता है? 78%। और ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। ऑक्सीजन 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे
तो याद रखिएगा बच्चा 0.003%, 0.003%। एक बार फिर बोलते हैं 0.003%। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण की एक विधि है। तो राजस्थान में जल संरक्षण की विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जल संरक्षण की विधि को कहते हैं हम लोग खादिन या फिर नाड़ा। खादिन बोलते हैं और एक नाड़ा भी बोलते हैं। खादिन भी बोलते हैं और नाड़ा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण की संरचना है। हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं बबुआ कुल्लह। क्या बोलते हैं? कुल्लह। क्या बोलते हैं? कुल्लह। हिमाचल प्रदेश में कुल्लह। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सरदार सरोवर बांध, क्या बच्चा? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर, तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय, यानी कि जो अपघटित नहीं होते हैं, जो गलते उलते नहीं है, तो कागज गल जाता है, वहित मल यानी कि जो मल होते हैं जानवर या मनुष्य वगैरह को, वो भी गल जाते हैं। लेकिन डीडीटी एक ऐसा पदार्थ है जो गलता नहीं है। डीडीटी ऐसा पदार्थ है जो गलता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। क्लोरोफॉर्म किसका समूह है? तो क्लोरोफॉर्म किसका समूह है? तो क्लोरोफॉर्म समूह है बच्चा आपका जीवाणु का। किसका? जीवाणु का। किसका? जीवाणु का। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। क्लोरोफॉर्म से क्या जांच करते हैं? तो पानी की शुद्धता जांच करते हैं। और जो साफ पानी है उसमें क्लोरोफॉर्म की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 0 होनी चाहिए। और जो नहाने योग्य और सिंचाई करने योग्य पानी है उसमें क्लोरोफॉर्म की संख्या होनी चाहिए 200। और जो पानी बच्चा जो गंगा का पानी है उसमें क्लोरोफॉर्म की संख्या कितनी है? 500 से अधिक। ठीक है, तो गंगा का पानी साफ नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं अगले वाला सवाल की ओर। जल संग्रहण है। जल संग्रहण, संग्रहण मतलब क्या होता है? जल को इकट्ठा करना या फिर जल का बचाव करना। तो जल संग्रहण से मतलब है बच्चा वर्षा जल का संग्रहण करना। वर्षा जल का क्या क्या करना? संग्रहण करना, उसी को हम बोलते हैं जल संग्रहण। ठीक, पीने के पानी में क्लोरोफॉर्म की संख्या होती है, अभी आपको बताया तो कि पीने के पानी में क्लोरोफॉर्म की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गंगा नदी में क्लोरोफॉर्म की संख्या बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? कुंभ मेले के समय। कुंभ मेले के समय गंगा नदी में क्लोरोफॉर्म की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। अगला लास्ट आपका 3 सवाल है। हाँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 किस देश की वायु प्रदूषण का मापदंड है? तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 बच्चों भारत का है। कहाँ का है बच्चा? भारत का। भारत का वायु प्रदूषण का मापदंड करने के लिए बनाया गया था स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जिस तरीके से यूरोप में बनाया गया था यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, उसी तरह भारत में लागू किया गया था स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है? कौन सा ऊर्जा है जो प्रदूषण नहीं देता है? सौर ऊर्जा प्रदूषण नहीं देता है, जल विद्युत ऊर्जा ये भी प्रदूषण नहीं देता है, पवन ऊर्जा ये भी प्रदूषण नहीं देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कचरे का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा हो सकता है? कचरे का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा हो सकता है? तो कचरे का जो बच्चा प्रबंधन है, शहर से बाहर जला देना, ठीक है, इससे भी निपटारा कर सकते हैं। गड्ढों को भरने में उपयोग करना, इससे भी हो सकता है। कुछ कचरों का प्रबंध करना, इससे भी हो सकता है। इनमें सभी इसका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब तक हमने ये जो चैप्टर था केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 6 से क्या बोलते हैं, संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसके सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को हमने उड़ा लिया है। और आप कहीं के भी सवाल उठा लें, आप एकदम आसानी से कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।